हाँ बेटा, आप सभी को पहले मेरा नमस्ते। आपका जो टॉपिक है पार्ट नंबर 3 चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री है ही, लेक्चर नंबर 94। पिछले में आप लोगों ने सेलों के बारे में पढ़ा, ईंधन सेल वगैरह मैंने आपको बताया अच्छी तरह से। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ईंधन सेल का नामांकित चित्र और इन सेलों की जो सेल अभिक्रियाएं हैं उनको थोड़ा सा आपको ध्यान देना। आपको निकल कैडमियम सेल भी बताया था, उसकी आपको आवेशित और निरावेशित समीकरण वगैरह जो है वो आपको याद रखनी है। अब इस पाठ का अगला जो टॉपिक है बेटा वो है बेटा संक्षारण। क्या? संक्षारण। संक्षारण का मतलब है कि बेटा जब पहले हम कहते हैं जब कोई धातु की सतह जब किसी धातु की सतह वायुमंडलीय नमी तथा गैसों के संपर्क में आती है तो धातु की सतह पर कार्बोनेट कॉमा सल्फेट कॉमा सल्फाइड आदि का निर्माण होता है जिसके कारण धातु की सतह से धातु का निष्कासन निष्कासन हो जाता है उसे संक्षारण कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब एक तो ये तरीका ये है याद करने का, आप लोग सीधा बोलो कि जब किसी धातु की सतह वायुमंडलीय नमी या गैसों के संपर्क में आती तो धातु की सतह पर कुछ अवांछनीय पदार्थ, ये अवांछनीय पदार्थ ही हैं, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड आदि का निर्माण होता है, जिसके कारण धातु की सतह से धातु को क्या हो जाता है बेटा? निष्कासन हो जाता है। अर्थात धातु धीरे धीरे से वहाँ से हट जाती है तो इसी घटना को क्या बोला जाता है? संक्षारण बोला जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं सामान्य रूप से या बोला कि धातु की सतह वायुमंडलीय गैस और नमी के संपर्क में आती है तो उसकी सतह पर कुछ अवांछनीय पदार्थ बन जाते हैं, इसी घटना को संक्षारण बोला जाता है। ठीक है, तो एक शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं, धातु की सतह वायुमंडलीय नमी व गैसों के संपर्क में आती है तो उसकी सतह पर अवांछनीय पदार्थ का निर्माण होता है, उसे संक्षारण कहते हैं। उसे क्या बोलो बेटा? संक्षारण कहते हैं। तो बेटा सीधी सीधी बात है कि संक्षारण का मतलब है कि धातु की सतह पर कुछ धातु ऑक्साइड, सल्फेट, कार्बोनेट
आदि का क्या होगा बेटा, निर्माण, और निर्माण होने पर उस धातु की सतह का धूमिल होना अर्थात नष्ट होना क्या कहलाएगा, संक्षारण कहलाएगा। अगला पॉइंट, ये तो संक्षारण की आपकी परिभाषा हुई बेटा। फिर उसके बाद संक्षारण किस प्रकार से होता है, अर्थात संक्षारण का कारण लिखेंगे अपन यहाँ पे। अगला पॉइंट क्या लेंगे, संक्षारण का कारण। संक्षारण का कारण। अब सबसे पहला पॉइंट, संक्षारण का कारण क्या है, वायुमंडलीय नमी तथा गैसें, गैसों में SO2, CO2 आदि। तो यदि ये गैसें हैं तो संक्षारण हो सकता है। अगला, लवणीय जल, ठीक है, लवणीय जल होगा अर्थात समुद्री जल। लवण होते हैं NaCl, बहुत सारे लवण है, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम के भी। तो इन लवण क्या करते हैं, वैद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं, तो भी संक्षारण क्या होता है, लवणीय जल संक्षारण का कारण है। नंबर 3, धातु की सतह पर स्ट्रेंस का मतलब खरोंच वगैरह यदि हो गई तो तुरंत जंग लगेगी। नंबर 4, अशुद्ध धातु, यदि अशुद्ध धातु है तो उसका संक्षारण तुरंत होगा। अशुद्ध धातु, यदि शुद्ध धातु है तो उस पर कभी भी संक्षारण की क्रिया नहीं होती, अर्थात हम कह सकते हैं शुद्ध लोहे पर जंग नहीं लगती, शुद्ध लोहे पर जंग नहीं लगती। समझ में आ रही बात। तो बेटा ये कुछ कारण मैं आपको बताया, तो ये तो थे बेटा संक्षारण के कारण। अब आप लोगों को जो अगला पॉइंट डालना है, संक्षारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। अगली हेडिंग डालनी बेटा आपको, है ना, संक्षारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। ब्रैकेट के अंदर लिखोगे आप लोग, लोहे पर जंग लगना, ये आप लोग हेडिंग डालोगे, ठीक है बेटा। तो ये संक्षारण का कारण बता दिए, वायुमंडलीय नमी तथा गैस, SO2 CO2 है, लवणीय जल है अर्थात लवण के रूप में समुद्री जल में है। समुद्री जो जल है उसमें अपना सामान्य पानी होता है नदियों का, अपने घर में जो पीते हैं, उस पानी की तुलना में जो लवणीय जल है ना, उसमें जंग पहले लगती है। तो बेटा अपनी हेडिंग क्या है, संक्षारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत अर्थात लोहे पर जंग लगना। तो आप कह सकते हैं भाई लोहे पर जंग किस प्रकार से लगती है, तो अपन ये हेडिंग डालेंगे। चलो बेटा अगला पॉइंट डालते हैं इसके अंदर अपना, जो मैंने अब लिखा है इसको, ये चीज़ तो हो ही गई। तो सबसे पहली बात हेडिंग क्या डालेंगे, लोहे पे जंग लगना अर्थात संक्षारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। लोहे पर जंग लगना, आपसे सवाल पूछेगा लोहे पर जंग लगने की क्रिया विधि बताओ, ठीक है बेटा। अब यहाँ लिखोगे लोहे पर जंग एक विद्युत रासायनिक सेल बनने के कारण लगती है बेटा। पहले बात सुन लो, इसमें अशुद्ध लोहा कैथोड का तथा शुद्ध लोहा एनोड का कार्य करता है। एनोड का कार्य करता है और वैद्युत अपघट्य के रूप में
और वैद्युत अपघट्य के रूप में CO2 व SO2 होते हैं। ठीक है बेटा। अब ये तो कंडीशन आई, मैंने सब लिख दिया। वे लोहे पर जंग लगना एक विद्युत रासायनिक सेल बनने के कारण लगती है। इसमें अशुद्ध लोहा कैथोड का तथा शुद्ध लोहा एनोड का कार्य करता है। वैद्युत अपघट्य के रूप में CO2 तथा SO2 हो गए। अब सुनो बेटा, सबसे पहली बात कि आप लोगों को वैद्युत अपघट्य क्या है, यहाँ पर क्या है वैद्युत अपघट्य, राइट, नंबर 1 वाले हैं अपने वैद्युत अपघट्य। और वैद्युत अपघट्य के रूप में CO2 ने किससे क्रिया करी, वायुमंडलीय नमी के साथ। जब क्रिया करी तो एक यौगिक बनेगा जिसका नाम है कार्बोनिक अम्ल। क्या नाम है, कार्बोनिक अम्ल। फिर एक और वैद्युत अपघट्य SO2 प्लस H2O, क्या बनेगा H2SO3। ठीक, इसका नाम है बेटा सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल बन गया। ये तो वैद्युत अपघट्य मैंने लिख दिए। अब है आगे आप लोग ये चीज़ें मैं मिटा रहा हूँ, तो इसमें आप लोग ये चीज़ तो लिखोगे। तो ये आपका वैद्युत अपघट्य है। ठीक है बेटा। अब इस लैंग्वेज को उतार लेना आप। लोहे पर जंग एक वैद्युत रासायनिक सेल बनने के कारण लगती है। इसमें अशुद्ध लोहा कैथोड तथा शुद्ध लोहा एनोड का कार्य करता है। वैद्युत अपघट्य के रूप में CO2 और SO2, मैंने सबसे पहले ये वैद्युत अपघट्य है तो मैं इनको मिटा के वहाँ लिखूँगा, थोड़ा सा जगह आपके पास बन जाए जब आप लोग एक साथ उसको उतार सकते हो ये हिंदी लिखने के बाद। ठीक है बेटा। अब यहाँ क्या है नंबर 1, ये स्टार लगा के वैद्युत अपघट्य, वैसे वापस लिख रहा हूँ उसको, वैद्युत अपघट्य SO2 प्लस H2O, एरो के बाद H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल, CO2 प्लस H2O, एरो के बाद H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। ठीक है। अब अशुद्ध लोहा का ही क्या है बेटा, शुद्ध लोहा का कार्य करेगा, एनोड का कार्य करेगा, एनोड। तो अब यहाँ करेंगे एनोड, शुद्ध लोहा एनोड पर अभिक्रिया। अब एनोड पर अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया होती है बेटा। एनोड पर क्या लिखो, शुद्ध लोहा एनोड पर, इस पर ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया होती है। कर दे बेटा। Fe क्या है आपका, Fe सॉलिड है तो Fe प्लस 2 प्लस 2E माइनस हो गया। फिर उसके बाद नंबर 1 का ही अभिक्रिया हुई है कैथोड पर अभिक्रिया। नंबर 2 सॉरी एनोड की अभिक्रिया। नंबर 2 क्या है, कैथोड पर अभिक्रिया। कैथोड का बना है अशुद्ध लोहे का, और इसके ऊपर कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन अर्ध अभिक्रिया। कैथोड इसमें लिखोगे कैथोड अशुद्ध लोहे का बना है, इस पर अपचयन अर्ध अभिक्रिया होगी। ठीक है बेटा। अब अपचयन अर्ध अभिक्रिया है। पहले ये वैद्युत अपघट्य को अपन तोड़ेंगे। तो H2CO3 या H2SO3 जो भी अपन ने पहले क्या लिखा, जो तोड़ोगे तो क्या टूटेगा बेटा, 2H प्लस प्लस SO3 माइनस 2। H2CO3 को भी तोड़ो, 2H प्लस प्लस CO3 माइनस का 2। और जल को भी तोड़ दो, H2O को भी तोड़ोगे तो H प्लस प्लस OH माइनस में टूटे। तो उसके बाद कैथोड पर अभिक्रिया यहाँ लिख देता हूँ, ये कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया। तो एक तो तरीका है 2H प्लस 2E माइनस
एरो के बाद क्या कर देंगे 2H, एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका 2H प्लस प्लस 2E माइनस प्लस 1/2 O2, एरो के बाद क्या आ जाएगा बेटा H2O। तो कौन सी अभिक्रिया हुई बेटा आपकी? यहाँ पर आपकी बेटा अपचयन अभिक्रिया है। तो एनोड पर अभिक्रिया तो ये लिखोगा, कैथोड पर वैद्युत अपघट्य को तोड़ा है, तोड़ने के बाद आप 2 इलेक्ट्रॉन इसको दोगे, 2H बनाओगे, फिर इसके इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में चल रहा है मामला, चल रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर आप लोग क्या करोगे, इसको हटा देना। तो ये वैद्युत अपघट्य हो गया, पहले इसको उतार लिया होगा आप लोगों ने। फिर आप लोगों को क्या करना है, शुद्ध लोहा एनोड का लेना, ये करना, फिर इसके बाद ये उतार। तो मैं यहाँ करता हूँ। अब Fe का तो ऑक्सीकरण हुआ जो शुद्ध लोहा था। अब जंग कैसे लगी, क्या लगी? तो जंग के लिए आप लोग क्या करोगे, जंग लगने का सिस्टम Fe+2, मैं संतुलित करके लिख देता हूँ समीकरण को, प्लस O2 प्लस 4H2O, ठीक है बेटा। एरो के बाद 2Fe2O3 डॉट करके मैं XH2O कर देता हूँ, यहाँ पर XH2O कर दूंगा, और प्लस 8H प्लस को बाहर निकाल रहा हूँ, संतुलित हो जाएगी। 2 और 4, 3 2 6, ये XH2 है, तो वहाँ पर बहुत सारे एक्सेस मात्रा में जल पड़ा हुआ है जो संतुलित। और आज यहाँ आप लोग देख लेना, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पर Fe2O3 प्लस 3H2O के साथ अभिक्रिया होगी, और Fe2O3 डॉट 3H2O बनेगा, ये फेरिक ऑक्साइड है, इसी को क्या बोलोगे बेटा आप लोग, ये है बेटा जंग। तो ये जंग लगने के कारण वैद्युत रासायनिक सेल बना, और इस जंग लगने के कारण धातु जो लाल रंग की जंग है, जानते हो लाल रंग की होती है लोहे के ऊपर जंग, और धीरे धीरे धातु की सतह की हो जाती है बेटा, नष्ट होती जाती है। तो ये जंग लगने का सिस्टम है बेटा, और इसको एक चित्र के द्वारा आप लोग आसानी से समझा सकते हो। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ बेटा यहाँ से। ये तो समीकरण हो गई, ये एनोड की अभिक्रिया हो गई, ये कैथोड की अभिक्रिया हो गई, और ये जो बना है वो जंग लगने का सिस्टम है कि जंग किस प्रकार से लगती है। ठीक है, अब एक चित्र बना दोगे। ये एक पानी की बूंद है, क्या है ये, जल की बूंद, जल की बूंद इस प्रकार से। यहाँ पर ये जंग का सिस्टम लगा दिया। एनोड पर अभिक्रिया लिखेंगे, एनोड पर कौन सी अभिक्रिया हुई, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, तो Fe+2 प्लस 2E माइनस, ठीक है। यहाँ कैथोड लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कैथोड पे गया 2H प्लस 2E माइनस प्लस 1/2 O2, एरो के बाद H2O बना। ये जो चीज़ दिखाई दे रही है ये क्या है, जंग, Fe2O3 डॉट 3H2O, और इसी को बोला जाता है जंग। क्या बोलोगे, जंग। तो ये एक चित्र है, और यहाँ ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ये धातु की सतह, धातु की सतह। तो इस प्रकार से जल की बूंदें हैं, वायुमंडलीय नमी आई गई, तो एनोड पर तो यह अभिक्रिया लिखनी है, कैथोड की ये लिखनी है, और आप लोगों को क्या बना देनी है, जंग बना देनी है बेटा। तो आप लोगों को बेटा ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और अगला जो टॉपिक है, आप संचारण की रोकथाम के उपाय, हेडिंग क्या डालोगे, संचारण के रोकथाम के उपाय। तो यहाँ पर मैं ओरली बोलूँगा और उनको आप लोग खुद लिख लेना। सबसे पहले अपन घरों में भी देखते हैं कि बेटा लोहे के कोई भी सामान है, उसके ऊपर क्या होते हैं, या तो आप लोग पेंट कर दो, अर्थात कलर कर दो, वार्निश लगा दो, या फिर किसी प्रकार का तेल लगा दो। तो क्या होगा बेटा, धातु की सतह वायुमंडल के सीधे संपर्क में नहीं आएगी, समझ में आई। तो मतलब धातु पर ग्रेस, पेंट, वार्निश आदि की पॉलिश करने पर धातु की सतह वायुमंडलीय जो गैस और नमी है उसके सीधे संपर्क में नहीं आती, जिसके कारण धातु संचारित नहीं होती, समझ में आई। दूसरी बात कि आप लोग बलिदानी सुरक्षा दो। बलिदानी सुरक्षा का मतलब है कि धातु की सतह पर ऐसी धातुओं का लेप किया जाए जिनकी सक्रियता अधिक होती है। अर्थात यदि अपन आयरन मतलब Fe पर जिंक धातु की परत चढ़ा दें, किसकी, जिंक, तो सक्रियता श्रेणी में जिंक काफ़ी ऊपर है, तो यहाँ पर जिंक का Zn का
Zn+2 में क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, और उसके प्रकार से इस लोहे को एक बलिदानी सुरक्षा मिलेगी, अर्थात जिंक का तो बलिदान हो रहा है और Fe क्या हो गया, बच गया। तो बड़े बड़े खंभे नहीं होते रेलवे ट्रैक पे, जो खंभे लगे होते हैं, जो खंभे होते हैं उनके अंदर वो वाइट वाइट सा कुछ पदार्थ सा दिखाई दे रहा है, तो वो है बेटा जिंक की परत। और इस प्रकार इस घटना को बोला जाता है, क्या बोलेंगे, गैल्वेनीकरण या ग्लाइबलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है बेटा। तो बेटा ये है आप लोगों का ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे डैनियल सेल, और डैनियल सेल के अंदर इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव को किस प्रकार से आप लोग किसी संदर्भ इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर कैसे ज्ञात करते हैं, वो फिर आप ले नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।